राजधानी में एम्बुलेंस 108, 104 का चक्का जाम है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे एम्बुलेंस कर्मी। एम्बुलेंस कर्मियों की संविदा कैडर में शामिल करने की मांग है। ठेका प्रथा बंद करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। एम्बुलेंस कर्मियों के धरने से मरीजों को परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य भवन में वार्ता शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल एक डेलीगेशन को बुलाया गया है। ये डेलीगेशन जो एम्बुलेंस कर्मी है वो वार्ता शुरू कर चुके हैं। ये तमाम एम्बुलेंस जो किसी भी मरीज के लिए जीवन रक्षक हैं, ये इमरजेंसी में मरीज को लेने उनके घर पहुंचती है। इनके चक्के जाम हैं राजधानी जयपुर के अंदर, और राजधानी जयपुर में ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता जब एम्बुलेंस को कॉल नहीं आता हो। महेश धादीच हमारे साथ जुड़ गए। महेश, वार्ता शुरू हो चुकी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि वार्ता के सफल नतीजे सामने आए, क्योंकि एम्बुलेंस जो है वो जीवन रक्षक के तौर पर जानी जाती है। किसी भी मरीज को जो है वो बचाने में बेहद कारगर होती है। ऐसे में कितने कॉल इस समय तक आ चुके होंगे जब इनके चक्के जाम हैं, महेश? जी बिल्कुल, देखिए आज प्रदेश में 108, 104 जो एम्बुलेंस है वो नहीं चल पा रही है, और इसकी वजह से जो आपात स्थिति में जो मरीज हॉस्पिटल पे पहुंच रहे हैं उन्हें निजी वाहनों से पहुंचना पड़ रहा है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं, एक एम्बुलेंस पर 4 कर्मचारी होते हैं, 2 ड्राइवर, 2 नर्सिंग कर्मचारी। दोनों ही जो कर्मचारी हैं, दोनों वर्ग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीरें आप देखिए जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर की है, जहाँ पर की बड़ी संख्या में इस समय में जो कर्मचारी है नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक तरफ इनकी जो तमाम जो एम्बुलेंस है, जो वाहन है, वो यहाँ पर खड़े हुए कतारों में नजर आ रहे हैं। दूर तरफ जो वाहन है उनकी यहाँ पर कतारें आपको नजर आ रही है। तो यही नारेबाजी का दौर, धरने का दौर जो है वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ आज इनकी जो वार्ता है वो वार्ता भी अब शुरू हो रही है। आज मिशन निदेशक जो है प्रियंका गोस्वामी अतिरिक्त मिशन निदेशक हैं, उनके साथ में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो पहुंचा हुआ है। इनके नेताओं से बात करने की कोशिश है कि किस तरह से जो है अभी वार्ता के लिए आप लोग को बुलावा आया है। 2 दिन से आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे, तब तक कोई बातचीत नहीं हुई, अब वार्ता के लिए बुलाया गया। आज हड़ताल का 3रा दिन है। शुक्रवार को रात को 12 बजे से पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाएं बंद है, और 3 दिन से हम लोग यहाँ बैठे, धरने पे बैठे हैं। वार्ता के लिए 2 दिन तक कोई किसी ने बुलावा, आज सुबह वार्ता के लिए बुलावा आया। 10:30 बजे बुलाया था। जो हमारे जो साथी कमेटी जो हमने बनाई, कोर कमेटी, वो लोग वार्ता के लिए गए हुए हैं स्वास्थ्य भवन में, और वार्ता जारी है अभी। क्या उम्मीद लग रही है आपको कि वार्ता में क्या नतीजा निकल सकता है? 5 सदस्य आपके भी प्रतिनिधि मंडल उसमें शामिल हुए हैं। नहीं, हमारे प्रतिनिधि मंडल जो गए हैं उनकी और इन सभी कर्मचारियों की एक ही उम्मीद है कि इस सेवा को चलते हुए राजस्थान में 15 साल हो गई। ये 15 साल से आम जनता की सेवा करता है आपातकालीन स्थिति में, तो इनके बच्चे भी पले और इनकी भी नौकरी, जो ये पूरी जो सिस्टम है, ये सरकार किसी कंपनी को ना देकर अपने अधीन लेकर और इनको उसके अंदर कार्यरत किया जाए। आपकी मांगे वाजिब हो सकती है, लेकिन एक बात बताएं कि जो मरीज हैं, जिन लोग की आप रेगुलर सेवा करते हैं, आपको उनको ऐसे में सहारा छोड़ करके यहाँ पर सड़कों पे बैठना ठीक लग रहा है? देखो, कोई भी किसी को भी ये चीजें अच्छी नहीं है, हमें भी नहीं लगती है। ये जो लड़के काम करते हैं पूरे दिन, इनको पता है कैसे जान बचाई जाती है, लेकिन इनकी भी मजबूरियां हैं। और मैं जो भी आम जनता अगर हमारी वजह से परेशान, उनसे माफी भी चाहता हूँ कि ये समस्या है। लेकिन ये जो बच्चे इसमें काम करते हैं, आज इनकी जो लड़के 30-30 साल के हो गए, लगे थे इस सेवा में, वो आज 45-50 साल के हो गए। अब आगे जाके उनको क्या उम्मीद? अगर ऐसे ही करना है तो इनके बच्चे कैसे? कर्मचारी कितना मानदेय मिलेगा? ये 6,000 कर्मचारी करीब राजस्थान के अंदर है एम्बुलेंस सेवा में, और मानदेय के नाम पर 10,000 और 11,000 उसमें भी कटौती कर ली जाती है, कभी किस नाम पे, कभी किस नाम पे। तो एक तरह से अल्प वेतन के ये कर्मचारी है सर। सभी जिलों में इस समय आपका कार्य बहिष्कार है? पूरे राजस्थान महेश, इन हड़ताल कर्मियों के साथ वहां पर आम लोग भी मौजूद हैं। कोशिश करिए उनसे भी बात करने की, अगर वो जवाब दे पाए कि एक एम्बुलेंस के पहिए थमने का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। मैं भीलवाड़ा जिले से हूं, और मीडिया के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार को, अशोक जी गहलोत को मैं ये कहना चाहता हूं। गहलोत साहब ने बोला था कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, पर मैं कभी देता नहीं थकूंगा। इसी मीडिया के माध्यम से मैं अशोक जी गहलोत को ये कहना चाहता हूँ कि आपने सबकी सुनी है, 108 वाले की नहीं, आज तक नहीं सुनी है। इस मीडियम के माध्यम से ये कहूंगा कि सरकार हमारे 108 की मांग सुने, हमें संविदा कैबिनेट में शामिल करे। राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब है, भीलवाड़ा में है अभी, वो उनसे ये कहना चाहूंगा कि आज हमारी इस मांग को सुने और हमें संविदा में शामिल करें। देखिए, अलग अलग जिलों से लोग आए हैं। आप गंगानगर से आए? जी। कौन से जिले से आए? मैं केवल इतना। हाँ जी, मैं गंगानगर से आया हूँ।
गंगानगर से आया। गंगानगर से। मांग आपकी भी वही है? मांग हमारी भी वही है कि कंपनी द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, और अशोक गहलोत जी ने जैसे भाई साहब ने बोल दिया। लेकिन आप जो मानवता के प्रति इतना समर्पण और सेवा का भाव रखते हैं, आप लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, कई मरीज जो हैं आप लोगों की वजह से आज तकलीफ में हैं, क्या उन लोग के प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? जिम्मेवारी जरूर बनती है सर, पर ये भी देखो कि हम 10,000 में काम कर रहे हैं, 10,000 की महंगाई में आजकल 10,000 में क्या बनता है, हम खुद को अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं, और कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो भी हमें कुछ भी नहीं मिलता। 10-10, 15-15 साल हो गए, और महंगाई के हिसाब से आप ही देख लो सर कि कितना टाइम हो गया। 10,000 में आजकल हम स्कूल के बच्चों को पढ़ाएं, या घर का बिजली का बिल दें, या दूध का बिल दें, या पानी का बिल उतारें, तो इसलिए हमारा 10,000 से कोई खर्चा भी नहीं चलता। काफी कम मानदेय पर आप लोग लगे। कौन से जिले से आए? मैं टोंक जिले का हूँ, जैसलमेर में मैं काम करता हूँ। सीकर जिले का हूँ और जैसलमेर में नौकरी करता हूँ। और वहाँ सीकर में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे भी एम्बुलेंस का भी चक्का जाम है? ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहाँ एम्बुलेंस चल रही है। सब जिलों में एम्बुलेंस का चक्का जाम है। अभी अलग बोगी वेतन में हम नौकरी कर रहे हैं, इससे हमारा बाल बच्चों का कोई पालन पोषण नहीं हो रहा है, इसलिए ये मजबूरन हमने ज्ञापन दे दिए थे, मजबूरन होकर हमने ये हड़ताल जारी की है। तो हड़ताल की स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी जिलों के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। अलग अलग जिलों के लोगों से हमने बात की है और ये भी जाना कि कौन से जिले से आए हैं। आप बताइए कौन से जिले से आप आए हो, कहाँ से आए हो आप? मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा, चाहे कोई सी भी सरकार हो, हमारा शोषण इतना हो रहा है कि हमारी मजबूरी इतनी हो रही है कि बरसों से काम कर रहे हैं, 13 साल से इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, पर सरकार हमारी नहीं सुन रही है। सिस्टम ऐसा खराब करेगा कि ठेका प्रथा में देने के कारण गाड़ियों की हालत बिल्कुल कंडम हो रही है, मरीज को सेवा नहीं मिल पाती है, दवाइयां उनको मिल नहीं पाती है, क्योंकि सरकार उसको ठेके में दे देती है, वो भ्रष्टाचार में पैसा चला जाता है। क्यों कर रही सरकार ऐसा हमारे साथ में? हमारे की मजबूरी ये हो रही है कि कहाँ जाए, किनसे मांग करें। गहलोत जी अगर कह रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता नहीं थकूंगा, तो हम ये मांग करते हैं। मैं प्रकाश चंद्र कुमावत भीलवाड़ा जिले से ये सरकार से मांग करता हूँ, पूरी यूनियन की ओर से, कि हमें जल्दी से इसमें एक बात बताइए मुझे, गाड़ियों की क्या स्थिति है? आप लोग जो बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर कि गाड़ियाँ भी खराब हो चुकी है, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो खराब हो चुकी है, अभी क्या स्थिति है गाड़ियों की? सर गाड़ियों के कारण तो हमारे कई साथी शहीद हो गए, कई साथी मारे गए गाड़ियों के कारण। हमारी एक ही मांग है सिर्फ एक ही मांग है, संविदा कर्मी, इसके अलावा कुछ नहीं। गाड़ियों की स्थिति पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्या खराब हो चुकी, गाड़ियाँ कंडम हो चुकी, कई साथी बता रहे हैं। जी, कई गाड़ियाँ कंडम हो चुकी है और कोरोना काल में जो पायलट शहीद हुए थे उन पायलटों को सरकार ने 50 लाख रुपए दिए, वो किस बिना पे दिए हैं? क्यों नहीं परमानेंट कर रही है सरकार? इनका क्यों शोषण कर रही है? ये गलत हो रहा है। ईएमटी सारे परमानेंट हो रहे हैं, 90,000 रुपए कमा रहे हैं, 4 बेच हमारे साथ वाले परमानेंट हो चुके हैं, पायलट को एक भी नहीं हुआ अभी तक। तो सरकार सोचे पायलटों के बारे में। तो ये जो ड्राइवर्स हैं, नर्सिंग कर्मचारी आप में से कौन है? आप में से नर्सिंग कर्मचारी कौन से बैठे हैं? नर्सिंग कर्मचारी भी आपके साथ है या सभी ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद है? कौन से नर्सिंग? तो नर्सिंग कर्मचारी कोई है आप में से? आप नर्सिंग कर्मचारी है, आप इधर आइए सर। आप बताइए कि कितने नर्सिंग कर्मचारी लग रहे हैं इसके अंदर? हम 6,000 कर्मचारी हैं, और 6,000 कर्मचारी में जो ये राजस्थान सरकार बोल रही है, राजस्थान सरकार जो बोल रही है कि हमने चिकित्सा विभाग को चिकित्सा सुविधा बहुत ऊपर कर दी है, तो ये चिकित्सा विभाग की एक अहम कड़ी है, रीढ़ की हड्डी है 108 और 104। कोरोना काल में भाई ने बाप बेटे का साथ छोड़ दिया था। ये की एक्चुअल स्थिति आप बताइए महेश, कितनी ये सुविधा है तस्वीरें एम्बुलेंस के अंदर? क्या वास्तव में दर्शकों को दिखाइए कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। साथ ही साथ इन तस्वीरों को दिखाने के बाद में ये भी बात करने की कोशिश कीजिएगा महेश कि जो वार्ता शुरू हुई है क्या उसके सकारात्मक नतीजे निकलकर सामने आएंगे? एक भी गाड़ी अच्छी कंडीशन के अंदर नहीं है। कोरोना काल में जो हमने सेवा दी थी। तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। देखिए तस्वीरें कि जिस तरह से जो लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए लोग हैं, वो यहाँ पर 3 दिन से जमा है और 2 दिन तो उन्हें जो है यहाँ पर इस उम्मीद में हो गए कि कोई उनसे वार्ता के लिए पहुंचेगा, लेकिन एनएचएम जो कि इस जिम्मेदारी को देखता है, उनके मिशन निदेशक को अब याद आई है और अब उन्हें वार्ता के लिए बुलाया गया है। अभी वार्ता की याद नहीं आई थी अभी तक सरकार? अभी तक नहीं आई, अभी आई। हमारे 5 कमेटी मेंबर गए हैं। मैं जननायक जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं,
जो इतनी पुरानी ओल्ड पेंशन है उसको चालू कर सकते हो तो एक संविदा कमेटी तो नॉर्मल है उनके लिए। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इन कर्मचारियों का भी भला कर दे। चिकित्सा विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है 108 सेवा जो आज चक्का जाम पे है। मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि इन भाइयों का भला करे और इनको संविदा कमेटी में शामिल करे जल्द से जल्द। एक ही मांग है हमारी, एक ही मांग है, सिर्फ संविदा कमेटी में महेश, इस वार्ता पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। प्रतापगढ़ के धरियावद से एक खबर है, महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डेलिना खोंगडुप प्रतापगढ़ पहुंची है, पीड़िता से मुलाकात कर रही है। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव सहित एसपी अमित कुमार भी यहां पर मौजूद है। तो महिला के साथ हैवानियत का यह मामला है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डेलिना यहां पर पहुंची है पीड़िता के साथ मुलाकात करने। तो प्रतापगढ़ के धरियावद में महिला के साथ हुई हैवानियत में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ इस मामले में जो मुख्य आरोपी उसका पति है वो पहले ही राउंड में गिरफ्तार हो चुका था और अब उसी पीड़िता से मिलने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग से डेलिना यहां पर पहुंची है। सदस्य हैं वो। और चंचल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। चंचल, डेलिना पहुंच चुकी है, मुलाकात हुई है वहां पर? बिल्कुल, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ वन स्टॉप सेंटर में उन्होंने पीड़िता के साथ में मुलाकात की है और जो उन्होंने पीड़िता ने उनको पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है। इसके साथ ही डेलिना ने कहा है कि जो महिला है उसने काफी हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास में आई और पुलिस ने उसकी काफी मदद भी की और इस पूरे मामले का आरोपी जो है उनको गिरफ्तार करने में भी काफी तत्परता दिखाई है। तो इसके बाद में अब जो है वो यहाँ से दरियावद के लिए जाएंगे और दरियावद जाकर के जो घटना स्थल है वहाँ पर भी जाएंगे और उस पूरे स्थिति का जायजा लेंगे। जी क्या चंचल, डेलीगेशन में अकेले डेलिना खोंगडुप ही पहुंची हैं या कुछ और सदस्य भी हैं राष्ट्रीय महिला आयोग से? नहीं, वो अकेले ही पहुंची हैं और सदस्य उनके साथ हुए थे, लेकिन जो स्थानीय जो लोग हैं वो उनके साथ में जरूर थे। स्थानीय सदस्य और स्थानीय अधिकारी कलेक्टर और एसपी उनके साथ में मौजूद थे, वो भी उनके साथ में गए हैं और वो अब दरियावद के लिए प्रस्थान कर चुकी है। जी, जानकारी के लिए चंचल आपका धन्यवाद। और देश में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा एक बार फिर से उठ चुका है। इस पर कई दिग्गज नेताओं के समर्थन आए हैं। इस पर अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, 1952, 1957, 1962 और 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन से हिंदुस्तान 20 साल तक चला है। उन्होंने आगे कहा कि उस समय अन्य छोटे दल सत्ता में आने लगे थे और कई दल आने की कोशिश कर रहे थे। इससे खर्चा बढ़ते बढ़ते अरबों में चला गया और तालीम और तरक्की से ध्यान हटने लगा। इंद्रेश कुमार ने आगे कहा, राजनीति उसके बाद लोगों को मजहब में बांटने लगी और गरीब आदमी की उपेक्षा होने लगी। इससे तरक्की पर ग्रहण लगने लगा। वन नेशन वन इलेक्शन से खर्चा घटेगा। जाति धर्म भाषा में जो देश बंट रहा है उसको रोकना होगा। वन नेशन वन वोट से देश तरक्की की ओर तेज गति से आगे बढ़ेगा। भारत स्वतंत्रता और विभाजन के बाद से डेमोक्रेसी के रास्ते से आगे बढ़ा। सन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, 52, 57, 62, 67 में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। क्या वो 4 इलेक्शन तानाशाही थे? जो देश पार्टियां कह रही हैं वो तानाशाही अब है, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं उसमें नेहरू जी ने तानाशाही की? कांग्रेस तानाशाही पार्टी थी जो वन नेशन वन इलेक्शन था।
और ये खबर भरतपुर से, सर्किट हाउस में जर्जर छज्जा नीचे गिर गया। वीआईपी विंग के पास बड़ा हादसा होने से टल गया। कुछ दिन पहले सर्किट हाउस के कमरे की मरम्मत करवाई गई थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।